नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सचिन कुमार निगम आपके लिए बेहद खूबसूरत क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हुआ हूं। हिंदी के वो क्वेश्चन जो आपके लिए तमाम जगहों से पूछे जाते हैं, तमाम एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपके लिए बेहद खूबसूरत और खास होने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन पर फोकस करते हैं तो मेरा मानना है कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर पाएंगे और आपके 20 में से 20 सही होने वाले हैं। ये देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपके सामने है। अगर आप इन्हें अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं तो मेरा मानना यह है कि 20 क्वेश्चन मैं आज आपको देने वाला हूं। 20 के 20 क्वेश्चन आपके पूर्णतः अच्छे होने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन करता हूं क्लास में जुड़े रहेगा। जो साथी नए हैं वो लाइक कमेंट करें बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब चैनल कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। मैं आपको देता हूं पहला क्वेश्चन और आपके ये क्वेश्चन सभी होंगे हिंदी वर्णमाला से। जी हां दोस्तों, आपने सही जाना है, ये सभी क्वेश्चन आपके हिंदी वर्णमाला से होंगे, बेहद खास आपके होने वाले हैं। चलिएगा शुरुआत करते हैं, ये लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, भाषा, यहां इसको मैं पेन उठा लेते हैं अपने। देखिएगा, भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं। देखिए, भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं। आपको बताना है कि अगर भाषा का लिखित रूप है तो वह क्या कहलाएगा, या उसको आपको समझना, ये बात आपके लिए समझने वाली जरूरी हो जाती है। कैसे? यहां पर देखा है, भाषा के लिखित रूप में बताते हैं, बोलकर बताते हैं। देखिएगा, लिखी हुई भाषा है, अब उसे बोलकर आप बताएंगे तो वह क्या कहलाएगी? मौखिक कहलाएगी। अगर कोई बात आप, क्योंकि हर एक बात कहीं ना कहीं लिखी हुई है और हम जब उसे बोलते हैं तो वह आपकी मौखिक कहलाती है दोस्तों। लेकिन ये बात कर रहा है, लिखित की बात कर रहा है। भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं तो वह क्या कहलाती है? आपकी लिख करके बताना होता है। लिखित का बताने का मतलब है, लिखित में कहते हैं ना, लिखतम के सामने बक्तम नहीं चला करती। यानी कि आप जो लिखते हैं, जैसे आपने एप्लीकेशन लिखा है सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, तो आप लिख रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप प्रधानाचार्य के सामने जाकर खड़े हो गए, मौखिक में बोलने लगे सेवा में श्रीमान, ऐसे आप नहीं कर सकते। आप जा सकते हैं, बोल सकते हैं कि सर मुझे ये समस्या है और मैं जाना चाहता हूं, तो वो आपका मौखिक रूप होता है। और अगर आप लिख करके देना चाहते हैं तो वह आपका लिखित होता है। ठीक है, भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं तो आपका होता है, यहां पर आपको लिखकर ही बताना होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर आपका लिखकर बताना दोस्तों यहां पर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ये लीजिएगा अगला क्वेश्चन। पुष्प कौन सा शब्द है? देखिएगा, मैंने यहां पर बहुत सारी ट्रिक आपको पहले ही बताई है, आप लोग देख सकते हैं, आपको उनमें जानना था। पुष्प कौन सा शब्द है, भी आपको बताना है। पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज। जब यहां पर देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि कुछ मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी दोस्तों। चलिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूं और उसके साथ में आगे बढ़ जाते हैं। आपको फिर आप खुद ही बताएंगे कि इनमें कौन सा होने वाला है। देखिएगा, आपके पास में है 5 नियम, आपके पास में है तत्सम को पहचानने के लिए। ठीक है, जहां आप चाहे तो 5 नियमों का प्रयोग कर सकते हैं और तत्सम को आसानी जान सकते हैं। वैसे मैं आपको 5 या 7 बताने वाला हूं। अगर आपने 5 से 7 नियम ये जान लिए तो आप, मेरा विश्वास है कि 80 से 90% आपके क्वेश्चन ग्रामर से यूं ही क्लियर हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा जब आपका मसला वर्तनी का हो, ठीक है, या तत्सम और तद्भव से हो। तो देखिएगा, पहला नियम है, हमेशा जिन शब्दों में री वर्ण का प्रयोग होता है, री वर्ण है, ठीक है, जिन शब्दों में री वर्ण का प्रयोग होता है, इसके आगे हम लिख लेते हैं, वन लिख लेते हैं। ठीक है, ये वन हुआ। वन है, जिन शब्दों में री शब्द का प्रयोग होता है वह सभी शब्द आपके किसके होते हैं? तत्सम कहलाते हैं दोस्तों। यहां पर देखिएगा, ये सभी आपके तत्सम कहलाते हैं। जैसे आप देखेंगे क्या है, जैसे अभी आप लेंगे, यहां पर पृथ्वी है, पृथ्वी है, ठीक है, गिरह है, ठीक है, और कृपा है, कृपा है ना, ये सब। तो ये सभी शब्द इसमें री लगा हुआ है। आप इसमें देख सकते हैं, ऋषि है ना, ऋषि है, यहां पर आप पाएंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर जो आपको मिल रहे हैं सब में री लगा हुआ है और यह आपका नियम कहलाता है पहला। जहां पर री होगा वो तमाम सभी क्वेश्चन आपके तत्सम होते हैं। तत्सम का मतलब क्या होता है? तत्सम वह शब्द कहलाते हैं जो आप देख रहे हैं, जो आपके संस्कृत से चलकर हिंदी में जो के तो बोले जाते हैं वह आपके तत्सम कहलाते हैं, और जिनमें परिवर्तन कर दिया जाता है वह आपके तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला बोलेंगे आपका नियम। अगला नियम है आपका 6 वर्ण का प्रयोग, जिसे आप क्षत्रिय क्षत्रिय करते हैं ना, मैं उसकी बात यहां पर कर रहा हूं। यहां पर आप लेंगे, अरे पेन नहीं उठा भाई हमारा, लीजिएगा, पेन उठ गया। ये देखिएगा 6 वर्ण, जहां पर आपका ये वर्ण का प्रयोग होता है, 6 वर्ण है आपके पास में, तो ये जहां भी आपका होगा वो भी आपका तत्सम होता है। देखिएगा, जैसे क्षण है, क्षण आपका हुआ, कक्षा आपका हुआ, है ना, और क्षणिक, क्षणिक भी है, ठीक है, क्षत्रिय भी है। ये सभी शब्द आपके किससे कहलाते हैं? ये सभी आपके तत्सम के कहलाते हैं। तीसरा नियम आप ले सकते हैं। तीसरा नियम है आपका विसर्ग।
विसर्ग ऐसे रहता है ना। विसर्ग का मतलब क्या होता है? विसर्ग का मतलब होता है जहां पर आधे है की ध्वनि निकल रही है, और विसर्ग का जो प्रयोग किया जाए पूर्णतः आपका संस्कृत में किया जाता है। कैसे देखेंगे? यहां पर देखेंगे अतः, प्रातः, दुख, ये आप देख सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद 4 नंबर आपका आता है वै का बै हो जाना, वै वर्ण का वै वर्ण हो जाना, ठीक है। अब आप एक बात देखेंगे, जिन वर्णों को आप वै में बोलते हैं वो आपके वै में अगर बन जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? आपके वै वाले आपके सभी वर्ण जो लगभग होते हैं वो आपके तत्सम होते हैं। वै वाले जब वै में परिवर्तन होता है तो वह आपके तद्भव हो जाते हैं। अब तद्भव क्या है? तद्भव का मतलब है जो संस्कृत से चलकर हिंदी में आकर के किसी दूसरे नाम से बोले जाने लगे हो, वह आपके तद्भव कहलाते हैं। अब देखिएगा वै का बै किस तरह से करेंगे। देखिए वर्षा है, वर्षा का आपने बरसात कर दिया या बारिश भी कह सकते हैं। आपने यहां पर वानर है, वानर, वानर का आपने कर दिया बंदर। इसके बाद में आप देखेंगे आपने विद्युत लिखा है, विद्युत, तो विद्युत को आप क्या करेंगे? विद्युत को आप बिजली बोलेंगे, ठीक है। ये आपका यहां पर हो जाए। अगर ये नियम आपके 4 क्लियर हो गए हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी हालांकि आपको अभी पुष्प नहीं मिला है, पुष्प भी आपको मिलने वाला है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 5 आपका होगा, नियम नंबर 5 में क्या है आपका? शय जो होता है, शय, शलगम वाला जो शय होता है वो आपका स में परिवर्तित हो जाता है। किस तरह से देखिएगा, उसे भी परिवर्तित करते हैं एक बार। तो आप यहां पर जो पाएंगे वो किस तरह से पाएंगे आप? देखिएगा यहां पर है आपका क्या लिखते हैं? शवसुर, सव सुर है, और सव सुर आपका किस में हो जाता है? सव सुर आपका हो जाता है ससुर में, ठीक है। यहां पर आपका ससुर हो गया, ठीक है। आगे देखिए शाम, शाम आपका सांझ बन जाता है, ठीक है। ये आपका सांझ यहां पर होता है। इसके बाद में आप पाएंगे कि क्या पा सकते हैं? शूंड है, शूंड, शूंड है, तो यहां पर आप इसे कहेंगे शूंड। तो इस तरह से आप देखेंगे। ये गलत लिखा गया ना, ये लीजिएगा सून। तो दोस्तों आप भली भांति 5 नियमों को समझ चुके होंगे। जहां पर शय का शय हो जाता है वह है आपका, वहां पर आपका तत्सम से तद्भव। 6 नंबर देखिएगा, इसमें क्या है? आप जितने भी र ऊपर लेके देखते हैं, जैसे सर्प है, वर्ग है ना, ये जहां पर आप देखते हैं, यहां जहां पर र ऊपर आता है सब में लगभग, वह सभी आपके क्या होते हैं? तत्सम होते हैं, ठीक है। ये भी आपका तत्सम होता है, इसको याद रखिएगा। 7 नंबर आप पाएंगे आपके जितने भी संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन, वह सभी आपके तत्सम होते हैं दोस्तों। अब ये देखिएगा इनमें तत्सम अभी आप पहचान लेंगे, मैंने आपको सारी बातें यहां पर बता दी हैं। अब देखिएगा पुष्प में कौन सा शब्द है? देखिए पुष्प है, यहां पर इसमें यूज हो रहा है आपका संयुक्त व्यंजन यूज हो रहा है, तो आप लगा सकते हैं। मैंने आपको बताया था जहां पर आप देख रहे हैं संयुक्त व्यंजन यूज होते हैं वहां आपका क्या होता है? तत्सम होता है। तो दोस्तों यहां पर देखेंगे इसका राइट आंसर आपका ए हो जाता है। आपको भली बात समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं, लीजिएगा, ये लीजिए। मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? हम देखेंगे मात्राएं कितने प्रकार की आपको बतानी है, कितने प्रकार की मात्राएं होती हैं ये आपको बताना है। देखिएगा 2 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं, 7 प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों मात्राएं आपकी कितने प्रकार की होती हैं? एक तो आपकी में नहीं आएगा यार, मात्रा में ही आएगा, ठीक है। दूसरा है आपका दीर्घ, ठीक है। अब दीर्घ में कौन सा आएगा? सबके बड़ा कर देंगे, अ, ई, उ, प्लूत। अब देखिएगा ये प्लूत क्या है? देखिए लघु किसे माना जाता है? जिन्हें बोलने में मान लीजिए 1 सेकेंड लगता है, ठीक है।
जिसमें बोलते हुए आप देखिएगा, जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा ओम। अगर आप इसकी बात की जाए तो आप पहले तो इसमें कंफ्यूज रहेंगे कि ये क्या, ये ई है, ऊ है, या फिर तीन इकाई है, आप ये कंफर्म नहीं कर पाते हैं कई बार। अब दोस्तों यही सबसे बड़ी समस्या है, टीचर भी कई बार गलत करके बता जाते हैं, इसको आपको समझना होगा। ये है यहाँ पर ओ है, वर्ण है, आधा मैं होता है, मैं है, और ये होता है तीन इकाई, यानी कि एक इकाई, दो इकाई और आपका तीन इकाई। आप इसको भी डंडा भी खींच देता। अब देखिए गिनती का कभी डंडा खींचता है क्या? कभी नहीं खींचता यहाँ पर। तो ये हमेशा सफरी होता है। ये कहना चाहता है कि ओ को तीन के बराबर बोलेगा ओम। तो यहां पर देख रहे हैं, जहां पर एक वर्ण को इतना लंबा खींचा जा रहा हो वहां पर प्लूत मात्राएं दोस्तों होती हैं, और यह आपका 3 सेकंड या 3 सेकंड से अधिक बोला जाता है। दोस्तों मित्रों साथियों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर आपका होता है बी, मात्राएं 3 प्रकार की आपकी होती हैं। कै वर्ग का उच्चारण स्थान है, बताना है यहाँ पर कै वर्ग का उच्चारण स्थान है। मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है और कंठ है। अब देख कै वर्ग की आप बात करें, आपके पास में जो वर्गों की हम बात कर रहे हैं इनके 5 वर्ग होते हैं, आपको ये याद करना है। अब अगर हम 5 वर्ग की बात करते हैं, देखिएगा पहला है, इसमें एक बात याद रखिए, कचट, कचट तप। ठीक है, अब ये 5 वर्ग आपके पास में, पहला कै है, दूसरा च है, तीसरा आपका ट है, चौथा आपका त है और पांचवा आपका पै होता है। तो पहले पर है क। कै वर्ग जो है आपका क, ख, ग, घ, अंग, ह। अगला है आपका च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। फिर आपका है ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अण। फिर अगला है आपका त वर्ग, ट, ठ, ड, त। फिर है त, थ, द, ध, न। फिर आपका प वर्ग प, प, फ, ब, भ और म। ठीक है, फिर आपका है हो गया, 5 हो गया ना। ठीक है, अब देखिए इनको याद करना है कैसे 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 पता चलेगा कौन सा वर्ग कहां का। देखिएगा बोलेंगे आप, पहले हम क्या खोलेंगे, क, ख, ग, ग, घ, अंग, ह। यानी कि ना तो होठों का प्रयोग हो रहा है, ना अंदर जीभ का प्रयोग हो रहा है, केवल और केवल जब आप बोल रहे हैं कंठ का प्रयोग होता है, क, ख, ग, ग, घ, अंग, ह। तो आप देखेंगे इनको बोलने में आपको कंठ का प्रयोग पड़ता है, तो यानी कि क्या वर्ग आपका कंठ का हो जाता है दोस्तों, कंठ वर्ग है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। अगला है च, छ, ज, झ, झ, इ। अब देखिए च, च, छ, ज। आपकी जो जीभ है वो दांतों के बीच में नहीं लग रही, बल्कि दांतों के थोड़ा सा ठीक ऊपर लग रही है, यानी कि दांतों के आसपास ही लग रही है, लेकिन दांतों के बीचों बीच नहीं लग रही है। अब जहां पर दांतों के बीचों बीच नहीं लगती है वहां आप पाते हैं च, छ, ज, झ, इ। यानी कि इस भाग को आप कहते हैं तालु वर्ग कहा जाता है, इसे तालु पर, तालु वर्ग। ठीक है, इसके बाद में है ट, ठ, ड, ढ, ढ, अण। ट, ठ, ड, ढ, ढ, अण, यानी कि जीभ आपकी और ऊपर हो जाती है। अब आप ये पाते हैं कि जब जीभ आपकी ऊपर हो जाती है तो यह आपकी लगती है आपके ऊपर, यानी कि आपका लेंटर में लग रही है, जहां पर फैन टंगे होते हैं, यानी कि उस भाग को कहा जाता है मूर्धन, मूर्धा। मूर्धा यहां पर होता है, मूर्धा या इसे मूर्धन्य भी कह सकते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे त, थ, द, ध, न। त, थ, द, ध, न, यानी कि आपकी जो जीभ है वो दांतों के ठीक बीचों बीच लग रही है, यानी कि दंतमूल आपकी हो जाती है, और यह आपकी कहलाती है दंतमूल, दंतमूल या दंते भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, इसके बाद में है प, फ, ब, भ, म। प, फ, ब, भ, म। अब देखिए यहाँ ना जीभ का प्रयोग हो रहा है, ना दांतों का प्रयोग हो रहा है, बल्कि ओष्ठ का प्रयोग हो रहा है। जो आपके ये मान लीजिएगा स्वतंत्रिका से धमनियां निकल रही हैं, वो आपके होठों के द्वारा ही उसका निर्माण हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं ओष्ठीय कहते हैं, ओष्ठीय। तो दोस्तों आपको भी याद रखना, क्योंकि इससे आने वाले क्वेश्चन कई सारे यहाँ पर होने वाले हैं। अगर आप इसको याद रखते हैं तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। तो आपने देखा यहाँ पर जो आपका कै वर्ग है, च वर्ग है, ट है, त है और आपका प है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि आपके कई सारे क्वेश्चन इससे आने वाले हैं। कै वर्ग का उच्चारण स्थान है, तो मूर्धा कौन सा होता है आपका? मूर्धा आपका है ट, ठ, ड, ढ नहीं होता है। दंत है, दंत आपका त, थ, द, ध नहीं होता है। ओष्ठ प, फ, ब, भ होता है। यह है कंठ, कंठ होता है आपका क, ख, ग, घ, इंग, ह। तो इसका राइट आंसर आपका दोस्तों यहाँ पर डी हो जाता है। दोस्तों मित्रों साथियों, ये आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। लीजिएगा, ए
आई ओ औ कौन सा स्वर है। अब आपको ये भी देख लीजिएगा, इसको आपको क्लियर करना है बहुत अच्छे से, मैं इसको बताने वाला हूं। यहां पर आप देखेंगे ए आई ओ औ कौन सा स्वर है। यहां हास्य स्वर है, दीर्घ स्वर है, संयुक्त स्वर है और इनमें से कोई भी नहीं है। चलिएगा यहां पर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए हास्य स्वर है आपका। हास्य में क्या मैंने अभी बताया था, हास्य कह सकते हैं इसे आप, या लघु भी कह सकते हैं, लघु स्वर भी कहा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, ये हम कर लेते हैं। अब इसमें आते कौन कौन से हैं, है ना। इसमें आपके कौन कौन से, इसमें ए आता है, ई आता है, उ आता है और इसमें आपका री आता है। ठीक है, इन्हें हास्य क्यों बोला जाता है, इनको बोलने में 1 सेकेंड नहीं, इनको छोड़ेगा हाँ ये बात भी सही है, 1 सेकेंड लगता है, अभी बताया तो था। उसके बाद दीर्घ स्वर है, इसमें सारे आपका अ, ई, उ और आप इसमें ए आ ई, गलत हो रहा है, ए आ ओ, ठीक है, ये आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपके जो बाद के 4 बचते हैं, ए आ ई उ ए आई ओ औ, इनको छोड़ना है। तो यहां पर देखेंगे, यहां पर इसका सेकंड लगता है, यानी कि 2 सेकंड यहां पर लग जाता है। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे, अब कहना चाहता है कि ये ए ओ औ कौन से स्वर है, संयुक्त स्वर तो नहीं है। अब संयुक्त स्वर की हम यहां पर बात करते हैं। ये वाला जो आपका कहलाए है, क्या कहलाए, इसे साफ कीजिए एक बार, गलती हो गया है लिखने में, यानी कंफ्यूज हो जाएंगे आप पढ़ना। इसमें आप पाएंगे, क्या पाना है इसमें, दीर्घ है आपके पास में, तो दीर्घ में क्या करना है आपको, दीर्घ में आएंगे आपका अ, ई, उ। ठीक है, अब मसला है आप पे यहां पर संयुक्त व्यंजनों का, संयुक्त स्वर का। देखिए संयुक्त व्यंजन भी होते हैं आपके, संयुक्त स्वर भी होते हैं। अब संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं और संयुक्त स्वर कौन से होते हैं ये बताएंगे। इनमें भी बोलने में सेकंड लगता है और इनको भी बोलने में सेकंड लगता है, लेकिन ये कैसे कैसे देखिएगा, ए आई ओ औ। अब यहां देखेगा, इसको कैसे बनाएंगे, ए प्लस ई की सहायता से, तो ये बना आपका ए। ठीक है, अगला है आपका ए बनाना है, तो आपको इसे कैसे बनाना है, इसको आपको बनाए, इसको और इसको जोड़ लेंगे अब की बार, तो इसमें ए प्लस ए से बना आपका आई बन जाता है। ठीक है, इसके बाद में ओ है, यहां पर ए प्लस ओ, ए प्लस यहां पर उ लेंगे इसके साथ में, तो यहां उ हो जाएगा, तो यहां पर आपका बनेगा ओ। ठीक है, यहां पर आपका बन जाएगा ओ। अब इसको और इसको ले लेंगे, तो आप पाएंगे यहां पर ए प्लस ओ से बनेगा आपका औ बन जाएगा। तो आप यहां पर देख रहे हैं, तो यहां पर ये संयुक्त स्वर कहलाएगा, क्योंकि ये संयुक्त स्वर से मिलकर के बना है। इसको आप याद रखेंगे, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाता है। चलेगा आगे तरफ बढ़ते हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णमाला की संख्या कितनी है। अब देखिएगा आपके सामने है, हिंदी में व्यंजन वर्णमाला की संख्या कितनी है, 22 है, 10 है, 33 है और यहाँ पर 30 है। लीजिएगा, मैं एक फिगर बना देता हूँ, आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये लीजिएगा, यहां पर आप वर्ण लेंगे, है ना, वर्णों की फिगर बना देता हूं, वर्ण में कौन कौन से कितने कितने होते हैं। ठीक है, ये लीजिएगा, पहला है आपका स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन संख्या कितनी है, 33 है। ठीक है, कचट तब याद देंगे, क च ट त प, ये सभी स्पर्श व्यंजन में आपके दोस्तों आते हैं। इसके बाद में नंबर आता है आपका, किसका नंबर आता है, इसके बाद में आता अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या दोस्तों होती है आपकी 4। इसके बाद में आता है आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या भी आपकी 4 होती है दोस्तों। कचट तब होते हैं अंतस्थ में आपके ये, रे, ले और वे होते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपके संयुक्त में होते हैं, आपके कौन कौन से, संयुक्त नहीं होते, सॉरी, औष्ण्य व्यंजन होते हैं, गलत कर दिया हमने, माफी 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 क्षमा। औष्ण्य व्यंजन, औष्ण्य व्यंजन। ठीक है, औष्ण्य व्यंजन में आप क्या होंगे, जो उष्मा देते हैं, यानी कि आप देखेंगे उसमें कौन कौन से आते हैं। इसमें देखिए स, श, श और ह,
ठीक है, ये सभी आपके ऊष्मा देते हैं। इनका देखा जाए, यह आपका दंतीय है, यह आपका तालु है, यह आपका मूर्धा है और यह आपका कंठोष्ठ है, कंठीय। ठीक है, आप इसे ले सकते हैं, कंठोष्ठीय आता है, ओष्ठीय या कंठ से बनता है। ठीक है, इसको लेते हैं कंठ कह सकते हैं आप। तो यहां पर आप देखते हैं, अब ये देखिएगा 4 ये हो गए, 4 ये हैं और 4 ही आपके ये हो जाए, 4 4 8 और 25। यहां पर इनकी संख्या आपकी गलत लिख दिया है मैंने फिर से, 33 नहीं 25 है, 25। अब देखिए 25 प्लस 4 कितने हो गए, 29 और प्लस 33, यानी कि ओवरऑल आपका होगा 33 यहां पर। तो इसका राइट आंसर आपका क्या बनेगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, मैंने भी आपको ट वर्ग का उच्चारण स्थान बताया, ट ठ ड ड ढ, जीभ लगाइएगा और बोलेंगे ट ठ ड ड ढ। अब जहां पर आप जीभ आप सही से प्रयोग कर रहे हो, जब आपकी जीभ सही से लग रही हो, तो आप उसे क्या कर देंगे, बिल्कुल सही आप उसको ले जाएंगे, ट ठ ड ड ढ, है ना। मैंने आपको बताया कै में क्या करना है, क्या में देखेंगे क ख ग घ अंग, यानी कि आपका जो देखते हैं कंठ से प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में आप देखते हैं च छ ज ज झ इया, उसमें आपका तालु का प्रयोग किया जाए, ट ठ ड ढ, जीभ सबसे ऊपर चली जाती है, उसे मूर्धा या मूर्धन्य बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे मूर्धा आपको ढूंढना है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान है, तो दंत तो नहीं है, दंत तो तय थ वाला होता है आपका। ठीक है, ये कंठ वाला आपका क ख ग वाला होता है आपका, ओष्ठ आपका प फ व वाला होता है आपका, और मूर्धा वाला होता है आपका ट ठ ड ढ, ट ठ ड और ढ। तो ये आपका राइट आंसर का डी होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। च वर्ग का उच्चारण स्थान है, अभी यहाँ पर च वर्ग आप देखेंगे, दोबारा से वही बात मैंने कहा था, एक बार याद कर लीजिएगा, फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर च वर्ग में देखिएगा, अभी तालु वर्ग की हमने बात की है, होस्ट की बात की है, कंठ की बात की। देखिए तालु में त थ द ध ध न, है ना, त थ द ध न, ये कहां से बनता है, आपका दंत से बनता है, ये तो है नहीं इसमें, ये बोला च वर्ग, बोलेगा च छ, यानी कि पहले बोले क ख ग घ, कौन सा होता है, कंठ होता है, यहाँ पर लिखिएगा क ख ग, फिर आपका क यहाँ कच कचट तक क्या च, आप बोलेंगे च छ ज झ झ, जीभ थोड़ा सा ऊपर लगती है, उसे कहते हैं हम तालु है, यानी कि च छ ज और झ। ठीक है, बाद में ओष्ठ है, ओष्ठ में आप क्या रखेंगे, ओष्ठ में आप रखेंगे आपका प फ ब भ म। अब आपको ढूंढना है तालु, तो तालु दोस्तों आपका यहाँ पर होता है च छ ज झ, यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, अंत स्थायी व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ लेंगे अंत स्थायी व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर 7 प्रकार के हैं, 8 प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं, 5 प्रकार के। अभी मैंने आपको बताया था अंत स्थायी व्यंजन कौन से होते हैं। यहाँ पर देखेंगे अंत स्थायी व्यंजन, अंत स्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है। अब 4 कौन कौन से हैं, ये रे ले और वे, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, 4 संख्या इसमें आनी चाहिए, 7 तो नहीं है, 8 नहीं है, 5 नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िएगा। च वर्ग का ये तो हो गया आपका, रिपीट हो गया, इसका तालु है। आगे लेंगे अव्ययी बहु समास का एक उदाहरण, यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। अब देखेंगे अव्ययी बहु समास का एक उदाहरण, यथाशक्ति का सही विग्रह आपके सामने से क्या होता है, आपको ये बताना है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर जैसी शक्ति, जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार है, यथा जो शक्ति है। अब देखिएगा एक बात आप देख सकते हैं, जितने भी आपके अव्ययी बहु समास के उदाहरण होते हैं वह सभी उपसर्ग से बनते हैं। उपसर्ग यानी कि जहां आप उपसर्ग का प्रयोग करते हैं दोस्तों, साथियों, मित्रों, वहां पर आप पाएंगे कि वहां पर जो आपको देखने के लिए मिलता है वह आपका होता है अव्ययी बहु समास। जैसे आप प्रतिदिन ले लीजिएगा, यहां पर प्रति दिन है आपका, ठीक है, प्रति एक है आपका, ठीक है। इसके बाद में आप ले सकते हैं यहां पर यथाशक्ति, यथाशक्ति लेंगे, ठीक है, यहां पर यथा लगा है, यथा समय भी आप जैसे यथा शक्ति है,
और यहाँ शक्ति के अनुसार है। तो दोस्तों आप ये देखें यथा जो शक्ति है, यानी कि इसको आप इसमें रखेंगे, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। लांबोदर में कौन सा समास है? देखिएगा अब यहाँ समास की आप बात करते हैं। अगर मैं समासों को एक साथ में बताता हूं तो आप इसको क्लियर कर लेंगे। चलिए मैं शुरुआत करता हूं एक बार। यहां देखेंगे आपको केवल और केवल आपके पास में है जो समासों की संख्या है, वहां पर आपकी संख्या 6 होती है। पहला कौन सा है? पहला है आपका अव्ययीभव समास, अव्ययीभव भाव समास है, ठीक है। अब एक बात देखिएगा, मैं यहां पर केवल हिंट बताऊंगा, लंबा नहीं बताऊंगा आपको। जहां पर उपसर्ग लगे होते हैं, उपसर्ग, वे सभी आपके अव्ययीभव समास के उदाहरण होते हैं। जैसे आप पाएंगे यहां पर क्या, यहां पर यथा शक्ति है, प्रति दिन है, प्रति एक है, ठीक है, आदि। दूसरा है आपका तत्पुरुष समास होता है, ये पहला हुआ। दूसरा आपका है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। अगर यहां पर तत्पुरुष समास की आप बात देखते हैं तो तत्पुरुष समास का मतलब है कारक चिन्ह से, कारक चिन्ह, यानी कि जिनको याद होगा कारक चिन्ह वो इसे क्लियर कर सकता है, ठीक है। तो इसमें कर्ता ने को काट देना है, ठीक है, ये पहला होता है आपका, इसको काट लेंगे आप, इसमें नोट करके लिखिएगा, नोट, इसे हटाना है। और इसमें संबोधन है, यहां पर लिखेंगे। दूसरा क्या है? संबोधन, हे, अरे, ये आप काट देंगे। तो ये दोनों आप काट देंगे। बाकी जो आपके बीच की ये 6 की संख्या बची है, ये 6 कारक चिन्ह आपके समास का कार्य करते हैं। जैसे कर्ता ने खड़ा, ये कर्म को करण से द्वारा के द्वारा संप्रदान के लिए अप्रदान से अलग होने में संबंध में का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी आप इसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है। संबोधन में आप इसमें करेंगे हे, अरे, इसको आप नहीं जोड़ेंगे। अधिकरण में पे पर आता है आपका, जैसे जल मगन है, जल में मगन है, आप पर बीती, अब बीती होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहां पर देखेंगे। दूसरा आपका यहां पर तीसरा आपका होता है कर्मधारय समास, धार्य समास। इसमें क्या होगा आपका, इसमें 2 बातें आपको रखनी है जो के समान, ठीक है। ये दोनों बात अगर आपको याद रखते हैं, जैसे आप करते हैं महान आत्मा, आगे लिखेंगे महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, ठीक है, महान आत्मा, महान है जो आत्मा। देखिएगा इसमें आपका जो आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको साफ करते हैं, लीजिएगा। अगला है आपके पास में द्वंद्व समास आप रख सकते हैं, या द्विगु समास रख लीजिएगा, द्विगु समास। देखिए द्विगु समास की पहचान क्या होती है? यह है आपका संख्यावाचक समास भी आप कह सकते हैं, संख्यावाचक समास, ठीक है। जहां पर आप संख्या देखेंगे, जैसे पंचवटी है, पंचवटी यानी कि 5 वटियों का समूह हो गया है। आप रख सकते हैं इसमें सप्ताह 7 दिनों का समूह रख सकते हैं। इसमें तो जहां पर आपकी गिनती आती है, चौराहा रख सकते हैं आप इसमें, चौराहा, तो 4 राहों का समूह है। तो जहां पर आप गिनती रखते हैं वहां पर आपका द्विगु समास होता है। अगला है द्वंद्व समास, द्वंद्व, अगला है आपका द्वंद्व समास। इसमें क्या है? आमने सामने की लड़ाई है, प्लस और माइनस है, जैसे माता प्लस पिता, भाई प्लस माइनस, मतलब बहनी, माइनस नहीं रखेंगे, 3 दिन रात। तो आप देखते हैं यहां पर एक दूसरे के आमने सामने आकर के खड़ा हो जाता है। अगला है आपके यहां पर देखेंगे कौन सा होता है? बहुब्रीहि समास। देखिए हम जो भी बात करते हैं वो पहले पद से लेते हैं, दूसरे पद पर वो खत्म हो जाती है। अगर पहले पद से लेकर के दूसरे पे खत्म ना हो और वो तीसरे की तरफ इशारा करती है तो वह आपकी बहुब्रीहि समास कहलाती है। जैसे आप देखेंगे यहां पर लिखा है लांबोदर, क्या लिखा है? लंबोदर लिखा है। अब लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, लंबा है उधर जिसका, ठीक है। यहां भी बात क्लियर नहीं हुई है। पहला पद
दूसरे में नहीं है। अब तीसरी तरफ इशारा कर रहा है कि गणेश, तो यहां पर आपका बहुब्रीहि समास दोस्तों हो जाएगा। तो आप यहां पर देखेंगे लंबोदर में कौन सा समास है, तो यहां पर आप देखेंगे इसका बहुब्रीहि समास दोस्तों होगा। जो मैंने बताया आपको कई सारे क्वेश्चन इसी से आपके आने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देश प्रेम में कौन सा समास है? देश के लिए प्रेम। ठीक है, देश प्रेम में कौन सा समास है? देश के लिए प्रेम है। तो यहां पर आप देख रहे हैं इसमें आप कहां से आ रहे हैं? कर्ता ने इसको काट दिया, कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए। अब देखिए संप्रदान के लिए है यहां पर, अप्रदान से अलग होने में, यहां संप्रदान के लिए तो उसमें संप्रदान लगा हुआ है। अब संप्रदान ये किस में मिलेगा आपको? ये तो आपको कारक चिन्ह में मिलेगा, और कारक चिन्ह कहां के ऊपर क्या डिपेंड करता है? तत्पुरुष समास करता है। तो यहां पर आप पाएंगे अगर इस बात को आप करते हैं तो यहां पर तत्पुरुष समास दोस्तों यहां पर आपका आ जाएगा। यहां पर तत्पुरुष समास आपका दोस्तों यहां पर हो जाता है। आगे लेते हैं, यहां पर अगला क्वेश्चन है, नवग्रहों में कौन सा समास है? बताएंगे नवग्रहों में कौन सा समास है। यानी कि यहां 9 ग्रहों की आप बात करें, गिनती क्या 9 ग्रहों का समूह है, यहां पर नवग्रह की आप बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था जहां पर गिनती में देखिए कंफ्यूजन भी हो सकता है आपके साथ में। जैसे आप देख पाएंगे यहां पर दशा नन है, ठीक है, 10 है अनन जिसके, 10 है अनन जिसके। तो अब देखिएगा यहां पर जिसके से आपको यहां पर ये क्लियर नहीं हो रहा किसकी आप बात करें, तो ये तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है। कभी कभी आपको ऐसे देखने के लिए मिलता है कि पहला पद दूसरा पद में क्लियर नहीं होता, तीसरे पद की तरफ इशारा कर देता है रावण। तो यहां पर ऐसी संख्याओं में जब यहां पर ऐसी संख्या आएंगी तो वहां पर क्या होगा? वहां पर आपका बहुब्रीहि समास होगा, यानी कि तीसरे पद की तरफ इशारा करेगा। लेकिन जब आपकी बात पहले से दूसरे में पता चल जाए तो वहां पर आपका किसकी तरफ इशारा करता है? आपका वो इशारा करता है आपका द्विगु समास की तरफ करता है। अब यह नवग्रह 9 ग्रहों का समूह है, यानी कि आप यहां कहेंगे इसका राइट आंसर आपका द्विगु समास दोस्तों यहां पर हो जाता है। यह आपको समझना है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, लेता हूं अगला क्वेश्चन। वनवास में कौन सा समास है? अब देखेंगे यहां मैंने अभी आपको बताया था वनवास में कौन सा समास है। एक बार हम कारक चिन्ह को ले लेते हैं, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। यहां पर कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह ये लीजिएगा। कारक चिन्ह का मतलब जैसे यहां पर है कर्ता, इसका ने, तो ये आपको काट नहीं पड़ेगा, मैंने कहा था पहले किसका यूज है ही नहीं। नंबर 2 है आपका कर्ता ने कर्म को, 3 है करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अप्रदान से अलग। ठीक है, 6 में आप आएंगे संप्रदान के लिए अप्रदान से अलग। संबंध में है का, की, के, रा, री, रे। 7 में है अधिकरण, अधिकरण में, पे, पर। ठीक है, और यहां पर आएगा संबोधन। संबोधन में क्या है आपका? हे, अरे। अब ये भी काटना आपको पड़ेगा। तो ये 2 को काटने के बाद में आपके पास में जो बचते हैं कर्म है, करण है, संप्रदान है, अप्रदान है, संबंध है, अधिकरण है, ये सभी आपके कारक चिन्ह के वह भाग हैं जो आपके तत्पुरुष समास में प्रयोग किए जाते हैं। अब ये कह रहा है वनवास यानी कि वन को वास, यहां क्या कह रहा है? वनवास यानी कि वन को वास, स्वर्गवास स्वर्ग को वास, है ना। तो यहां पर आपका आता है तत्पुरुष समास, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको अच्छा से क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आपको देते हैं, लीजिएगा। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? देखेंगे इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है। अब यहाँ पर देखते हैं बहुत सा मैंने देखते हैं पहले हर चीज का पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग होता है, उसके बाद में स्त्रीलिंग भी कहलाता है। जैसे आप देख रहे हैं कैसे बनता है, जैसे यहाँ पर देखिए काला है, काला आपका क्या बनेगा? पुल्लिंग है आपका, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, है ना, वो पुल्लिंग गलत लिख रहा है ना, या इस पे ऐसे रहेंगे, काला है। और इसके बाद में स्त्रीलिंग आपका होता है, स्त्रीलिंग आपका है यहां पर, तो ये कैसा होगा? काली, है ना, ये आप देख सकते हैं। बड़ा,
बनेगा बड़ी, है ना, ऐसा, इसका बन जाएगा आपका ऐसी। ठीक है, तो यहां पर ई लग जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, जहां पर आकारांत आते हैं वहां पर विशेष तौर पर आपका क्या होता है, पुल्लिंग ही होता है। पुल्लिंग हुआ है, बड़ा से बड़ी बनता है, ऐसा से ऐसी बनता है, आपके सामने है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है आपको बताना है। लाल फूल है, 5 लड़के हैं, 10 हाथी हैं, इनमें से कोई भी नहीं है। अब देखिएगा ये आपका गुणवाचक विशेषण की बात कर रहा है यहाँ पर, कि गुणवाचक विशेषण की आप बात करेंगे। देखिएगा अगर गुणवाचक विशेषण की आप बात करते हैं तो आप इसको यहां से ले सकते हैं, एक बार चेक कर सकते हैं। यहां पर आप बताएंगे रंग, अवस्था, दिशा, है ना, आकार। जहां पर ये बातें आपको देखने के लिए मिल रही हैं वहां पर आपका गुणवाचक हो सकता है, गुणवाचक होता है, गुणवाचक विशेषण। अब यहां रंग है, काला फूल है, तो ये किसका बन जाता है, आपका गुणवाचक का हो जाता है। सीधी सी बात है, इसका गुण बता रहा है। फूल कैसा है आपका, काला फूल है। 5 लड़के, अब ये 5 लड़के की जो बात करते हैं, देखिए यहां पर ये है संख्यावाचक विशेषण, यहां पर रखेंगे संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, और अगर इसमें बात की जाए अगले में 10 हाथी, तो यह भी आपका संख्यावाचक है, वाचक विशेषण है। लेकिन दोस्तों एक बात आपको याद रहे, अगर आप कह लें 5 किलो हाथी, अगर यहां पर तोलने की बात आ जाए, जब तोल के आप लेते हैं, तोल के माप के आप लेते हैं, तो वहां पर आता क्या आता है, वहां पर जो तोल माप के आप बात करते हैं, तो वहां पर आपका होता है परिमाणवाचक होता है। लेकिन जब आप गिनतियों में करते हैं तो वहां पर आपका संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। तो आपके सामने यही मैं बात बताना चाह रहा हूं, यहां पर संख्यावाचक इसलिए है, 5 लड़के हैं, 1 2 3 4 5, है ना, जहां पर गिनती आपको दर्शाता है 1 से लेकर के 100 तक लेता है, 1000 तक लेता है, लाख या अनंत जहां तक आप गिन सकते हैं वहां तक लेता है, तो वहां पर होता है आपका संख्यावाचक। और जहां पर उसी चीज को तोल में लेना शुरू कर दे, जैसे 5 किलो आम है, आम को आप गिन के भी ले सकते हैं, 4 आम है, 5 आम है, आम को आप तोल के भी ले सकते हैं कि 2 किलो है, 3 किलो, इस तरह से आप लेंगे, तो वहां पर आप पाते हैं जहां पर आप तोल में रखते हैं, माप तोल में, तो वहां पर आप परिमाणवाचक पाएंगे, और जहां पर आप गिनती में रखते हैं वहां पर आपका संख्यावाचक होगा। तो दोस्तों कौन सा गुण है यहाँ पर लाल फूल है, यहाँ पर रंग की बात कर रहा था, तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण आपका हो जाता है। इनमें से कौन विधेय विशेषण है? अब देखिए यहां मेरा लड़का आलसी है, सतीश सुंदर लड़का है, ए और बी दोनों यहां पर हो जाते हैं। अब देखिए यहां सुंदर लड़का, मेरा लड़का आलसी है ना, अब ये कहते यह आलसी लड़का है, ठीक है, तो यह बात अलग होती है। लेकिन जो कहे मेरा लड़का आलसी है, अगर यहां पर विशेषण की बात करते हैं तो सर्वनामिक विशेषण होता है, यहां पर आलसी आता है आपका। सतीश सुंदर लड़का है, यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर आपका विशेषण है। अब कह रहे विधेय विशेषण है, तो यहां पर दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ए होगा, आलसी विशेषण की इसमें आप बात करेंगे। ठीक है, आगे लीजिएगा, इनमें से कौन सा शब्द मूल अवस्था है, बताएं इनमें से कौन सा शब्द मूल अवस्था है? प्रियतर है, लघुतम है, सुंदर है। अब देखिएगा इसको हम कैसे कहेंगे, इनमें से कौन सा शब्द मूल अवस्था आपका होता है? मूल अवस्था या धातु अवस्था की आप बात कर रहे हैं। जैसे आप पाएंगे चल है, चल आपका मूल अवस्था होता है, जिसे कहते हैं चल कर, चलना, चलता, तो यहां पर ये बदलते जा रहे हैं, कर है, ना है, ता है। ठीक वैसे ही यहां पर प्रिय है, प्रिय ये आपकी मूल अवस्था हो, तो प्रिय तर नहीं हो रहा, ठीक है, तर हो गया, तो ये हट गया आपका। यहां लघु है, यहां लघु है आपका मूल अवस्था है, इसमें लघु तम कर दिया आपने, ये बात भी हट गई है। सुंदर है, यहां पर अगर सुंदर को आप सुंदरता कर दें तो यही बात बाहर हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर आपका सी होता है, आप इसे ही चुनेंगे यहां पर, क्योंकि सुंदर एक मूल अवस्था है। सुंदरता, सुंदरता बनती है, सुंदर से सुंदरता बनती है, सुंदरता से सुंदर नहीं बनता है दोस्तों। ठीक है, तो ये बात आपको आसानी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़िएगा, परीक्षा शब्द देखेंगे, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? परीक्षा शब्द निम्नलिखित में से कौन से वर्गों में आता है? मैंने आपको बताया था, नियम बताया था मैंने आपको 6 का नियम, जहां पर यह नियम होता है आपका, वह सभी आपके तत्सम होते हैं। कैसे होते हैं मैंने बताया था ना, यहां पर कक्षा, ठीक है, ये आ गया, परीक्षा, ये आ गया, क्षण, ये भी आ गया, क्षणिक,
ये भी आ गया, ठीक है। तो जहां पर आपका 6 आता है वह आपके सभी तत्सम होते हैं, ठीक है। विदेशज क्या, यहाँ पर विदेशज क्या है, तत्सम क्या है, तत्सम आपके जो संस्कृत से हिंदी में आकर जो के त्यों बोले जा रहे हो। तद्भव क्या है, जो संस्कृत से आकर के हिंदी में किसी दूसरे नाम से बोले जाने लगे हो। देशज क्या है, वह सब जो किसी भाषा से ना लिए जाकर के बल्कि जिनका प्रयोग अपने लोकल क्षेत्र में होता है वह आपके देशज कहलाते हैं दोस्तों। जैसे आप देख सकते हैं लोटा, लोटा, पेड़, चूहा, झंझट, अटकल, अटकल आदि। इसके बाद में विदेशज, विदेशज वो है हमारे देश में, आप देख सकते हैं यहाँ पर चीनी आए, पुर्तगाली आए, उसके बाद में अंग्रेज आए, डच आए और फ्रांसीसी आए। तो यहाँ पर जो विदेशों से दूसरे लोग यहाँ पर आए हैं, ये उनकी बात आपका, जो विदेशों की लैंग्वेज से लिए गए हैं, ये उनकी बात आपका कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो हुआ है आप पाएंगे, तो ये आप देख रहे हैं, तो ये आपका विदेश हो जाते हैं। जैसे आप लिखेंगे चीनी, चीनी चीन का वर्ड है, ठीक है। यहाँ इलायची है, इलायची, ये चीनी काट दो, चीनी तो भारत का ही है, हिंदी का वर्ड है, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे इलायची है, लैंटर है, ये आपका कहां से है, जापान से है। रिक्शा है, जापान से है आपका, है ना। तो आदम है, ये आपका अरबी फारसी से। तो जहां पर विदेशी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया गया है वे आपके विदेशी हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आपके बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिन्होंने ये किया है उनके लिए था बेहद खूबसूरत। इनको आप करिएगा, याद कीजिएगा और अच्छे से इनको करते रहेगा दोस्तों। मेरी क्लास यहाँ पर नित्य क्लास में सुबह 7 बजे करंट क्लास आती है, दोपहर में 12 बजे इतिहास की क्लास होती है, 3 बजे हिंदी क्लास होती है। तो दोस्तों मुझसे बने रहिएगा, मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।